हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैं हूं अरुण और आप सभी विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं कक्षा 12वीं का गणित विषय। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 7 से लेकर 12 तक आपके विद्यालय के समस्त विषय पूरी तरह से फ्री पढ़ाते हैं। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति को कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। ना ही आपसे कोई यह बोलने वाला है कि आप 3 वीडियो या 4 वीडियो के बाद इतने पैसे दीजिए। हमारा कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जहां पर आपसे कोई पैसे लिए जाए। आज शुरुआत हम लोग करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। त्रिभुज का क्षेत्रफल कक्षा 10वीं में आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन सारणिक की मदद से उसे कैसे निकालना है, आइए इस पर चर्चा करेंगे और हम यहां पर बात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की। चलिए शुरुआत करते हैं फिर। तो अगर हम शुरुआत करें त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सबसे जरूरी बात यह कि त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जो 3 रेखाओं से बनती है। सीधी सीधी बात है, ऐसा बोल दे क्या? ये एक त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज में सबसे पहले जो आपने बातें की थी वो ये बोला था कि चलिए सर ये ए बी और सी नाम का त्रिभुज है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। इस त्रिभुज में 3 तो शीर्ष है ना, कौन कौन से? ए बी और सी। और 3 भुजा है, कौन कौन सी? ए बी बी सी और सी है। तो अगर मैं शीर्ष के बारे में बात करूं तो है ए बी और सी। और अगर भुजा के बारे में बात करूं तो भुजा होती है ए बी बी सी और सी है। अब शीर्ष और भुजा के साथ एक बात यहां नोट कर लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप 2 तरीकों से निकाल सकते हैं। अभी तक आपने जो पढ़ा है, अगर आपको भुजाएं दी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप एक 9वीं मतलब 6ठी 7वीं का सवाल 1/2 ऊंचाई गुणा लंबाई से निकाल सकते थे, या आधार गुणा ऊंचाई से निकाल सकते थे, जहां पर त्रिभुज की ऊंचाई या फिर यह पता होना चाहिए कि यहां से ये लंब कितना है। ये बहुत बेसिक सवाल है। उसके बाद आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था s गुणा s माइनस a s माइनस b s माइनस c का वर्गमूल। उसके बाद आपने त्रिकोणमिति की मदद से भी क्षेत्रफल निकाला। उसके बाद कक्षा 10वीं में आपने ज्यामिति में 2 विमीय ज्यामिति में भी सूत्र या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र पढ़ा था। बहुत तरह से आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। अगर मैं सबको बताने जाऊं तो यहां आधा घंटा लग जाए, पर त्रिभुज के क्षेत्रफल से मेरा तात्पर्य है ये जो कलर फोटो है या इतना जो कलर डायग्राम है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। पहली बात तो ये है, हमारा जो टारगेट है वो यही है और तो कुछ नहीं है। डन है क्या? चलो ठीक है। अब हमें यहां पर जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपको भुजाएं नहीं दी गई है। आपको यहां पर इस प्रश्न मतलब इस टॉपिक में शीर्ष दिए जाएंगे और शीर्ष की मदद से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। शीर्ष की मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल कक्षा 10 में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था और वो फॉर्मूला कहां से आया? वो यहीं से आया था। तो अगर आपको ए बी और सी दिए गए हो, जैसे मान लीजिए ए जो है वो x1 y1 है, मतलब त्रिभुज का एक बिंदु है, शीर्ष का एक बिंदु है x1, y1। दूसरा ये b है जिसे आप x2, y2 कह सकते हो, और ये c है जिसे x3, y3 कहा जा सकता है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? तो सीधी सीधी बात है, एरिया ट्रायंगल ABC अपन ऐसे ही लिखते हैं। अब आपको इसके लिए थोड़ा सा एक काम करना होगा, समझना होगा। सबसे पहले तो 1/2 लिख दो, एक बड़ा सा डंडा लगाओ, ठीक है। अब मैं इनका मतलब बताऊंगा क्या क्या है। उसके बाद आपने एक और बॉक्स लगाया, ये x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1, और इसे कर दिया बंद और यहां लगा दिया एक और बॉक्स। अब इनका मतलब क्या है, मान क्या है, मैं 1 बाय 1 आपको तीनों बताता हूं, है ना। बेसिकली सारी बातें बताता हूं, चिंता मत करो। ये है जो अंदर लिखा है वो है सारणिक, मतलब आपको एक सारणिक का मान निकालना है। ध्यान से सुनना, क्या निकालना है? एक सारणिक का मान, उसको आधा कर देना है। तो फिर ये बाहर वाले 2 डंडे किस लिए है? ये मापांक के लिए है। मापांक मतलब अगर अंदर वाला मान ऋणात्मक आता है तो उसे धनात्मक करके आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या ये बात समझ में आई?
त्रिभुज का क्षेत्रफल आप दो तरीकों मतलब ऐसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये जो है वो है सारणिक। आप क्या निकालेंगे, सारणिक को हल करेंगे। अब सारणिक को हल आप अपने हिसाब से जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो दो डंडे लगे हैं ये मापांक के लगे हैं। मैंने आपसे कहा था दोनों चीजें दिखने में एक जैसी होती है लेकिन दोनों का काम अलग अलग होता है। सारणिक का एक मान निकलता है और जो मान आएगा मापांक उस पर काम करेगा। जैसे अगर मैं मापांक के बारे में बात करूं तो मापांक x को अपन x लिखते हैं और इसका मतलब होता है कि जो भी मान आए अगर वो धनात्मक है तो धनात्मक, ऋणात्मक है तो उसको भी धनात्मक कर दो। और इसका मतलब होता है, इसे कहा जाता है वैसे निरपेक्ष मान। क्या कहते हैं, निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू। डन है। तो बस यही एक छोटा सा सारणिक है जो आपको हल करना है। डन है क्या। अब इसी में एक नई कहानी आ जाती है बीच में कि क्या हो सर अगर तीन बिंदु, अगर कोई भी तीन बिंदु एक ही रेखा पर हो, तीन बिंदु एक रेखा पर हो, मतलब हम सररेख बिंदुओं के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, तीसरा बिंदु ये है। ये बिंदु A है जो कि x1, y1 है, ये x2, y2 है और ये x3, y3 है। ये B है और ये C है। तो अगर तीन बिंदु संरेख है, देखिए दो बिंदु हमेशा संरेख होंगे, दो बिंदु हमेशा संरेख होंगे मतलब वो दो बिंदु हमेशा एक ही रेखा पर स्थित रहेंगे। लेकिन यदि तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, मतलब अगर मैं यहां पर बोलूं कि तीन बिंदु संरेख है तो इसकी कंडीशन क्या होगी, तीन बिंदु संरेख मतलब ये जो तीनों है वो एक ही रेखा पर स्थित है। अब देखो इसको सिद्ध आप कई तरह से कर सकते हो। एक तरीका है कि आप ए बी रेखा का समीकरण निकालो और अगर सी बिंदु उस रेखा को संतुष्ट करता है तो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है ना। हमने इसे प्रवणता की मदद से भी किया है कि ए बी की प्रवणता और ए सी की प्रवणता समान हो। खैर वो हम बातें नहीं कर रहे यहां पर, मतलब ऐसे बहुत सारे तरीके, आप कक्षा 10वीं से भी इस तरीके को पढ़ते आए हो। अगर तीन बिंदु संरेख है तो इन दोनों के द्वारा मान लेते हैं एक त्रिभुज बनता है। क्या बनता है, त्रिभुज। पर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, अगर ये तीनों के तीनों संरेख है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 होना चाहिए। इसका मतलब जो सारणिक बन रहा था x1, y1 1, x2, y2 1 और x3, y3 1, इसका मान 1 मतलब 0 होना चाहिए। बस इतनी सी बात है। डन है क्या, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बेसिकली ये जो सारे अगर तीनों बिंदु संरेख हो गए तो ये वाला पार्ट 0 अगर हो जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए। बस इतनी सी बात है। इस टॉपिक में इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं, बस आपको याद रखना है इतना सा। डन है। चलिए सवाल करते हैं फिर इस पे क्या क्या सवाल होते हैं, क्या क्या उदाहरण होते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3,8, -4,2 और 5,1 है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मान लेते हैं तीन जो शीर्ष हैं वो ABC है। कौन कौन से, ABC। A एक शीर्ष है जिसे 3,8 कह सकते हो और इसे ऐसा लिख दो यार कि x1, y1 है जिसे मैं 3,8 कह दूंगा। दूसरा B एक शीर्ष है जिसे आप x2, y2 कह सकते हो जो कि -4,2 है। और C एक शीर्ष है जिसे आप x3, y3 कह सकते हो जो कि 5,1 है। अब इस केस में अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सारणिक की मदद से निकालेंगे। कक्षा 10वीं वाला सूत्र नहीं लगाएंगे, 12वीं कक्षा में हो आप। तो चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सारणिक 1/2, ये दो डंडे क्यों लगा रहे हैं पता है ना, एक धनात्मक एक ऋणात्मक की वजह से। या फिर ऐसा मान लो कि एक ही डंडा लगा दो लेकिन जो आंसर आए उसको निरपेक्ष मान ले लेना, मतलब धनात्मक मान ले लेना बेसिकली, और कुछ नहीं है। x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 और 1। ओके,
सो अगर मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो मान रखो x1 y1 x2 के और निकालो आंसर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 तो बाहर है, ठीक है, मापांक लगाया 3,8 और 1, ठीक है, -4,2 और फिर 1, यहां पर तो 1 ही रहने वाला है, उसके अलावा 5,1 और यहां पर भी 1 रहने वाला है। अब इस सारणिक को चाहें तो आप प्रसार की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, अगर प्रसार से नहीं करना है तो आप इसे सिंपल कर सकते हैं। देखिए हमने गुणधर्म पिछले अध्याय में पढ़े, उसके पहले वाले अध्याय में हमने प्रसार करना सीखा था कि ऐसे सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, और गुणधर्म की मदद से भी हम मान निकालते थे, लेकिन वो एक सिंपल तरीके से मान आता था। तो हम यहाँ गुणधर्म की मदद से भी मान निकाल सकते हैं। तो गुणधर्म का मतलब क्या है कि आप यहाँ कुछ ऐसे कार्यक्रम कर सकते हो, जैसे आप इस R1 को R2 में घटा दो और R3 में घटा दो। आप यहाँ क्या करने जा रहे हैं, आप R2 में R2 माइनस R1 और वहीं पर R3 में भी R3 माइनस R1। हालांकि ये एक स्टेप में कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम गुणधर्म की मदद से करेंगे तो अच्छा लगेगा। ये जो ट्रायंगल है, या फिर इसे डेल कह देते हैं अपन थोड़ी देर के लिए यार, ये जो डेल है जिसे मैं एरिया कह रहा हूं, 1/2 तो बाहर है, उसके बाद इसमें से इसे घटाना है तो -4 में से 3 गए, देखो 3, 8 और 1 का कुछ नहीं बिगड़ेगा, -4 में से 3 गए तो -7, 2 में से 8 गए तो -6, यहां 0, 5 में से 3 गया तो 2, 1 में से 8 गया तो -7 और 1 में से 1 गया तो 0। अब इसे ओपन करने का सिंपल तरीका है कि आप किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ को ऐसे देखिए, पंक्ति मतलब पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, स्तंभ मतलब पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। ऐसा स्तंभ या पंक्ति देखो जिसमें ज्यादा से ज्यादा 0 है। अगर तीनों 0 है तो सारणिक का मान 0 हो जाएगा। हम जानते हैं कि किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ के अगर सारे अवयव 0 है तो सारणिक का मान 0। अगर 2 है तो बहुत अच्छी बात है, 1 है तो कोई बात नहीं, काम तो है वैसे। तो देखा हमने कि यहां पर मैक्सिमम जो अवयव है वो 0 है, सिवाय इसको छोड़ के। तो हम C3 के सापेक्ष, ये क्या है, कॉलम नंबर 3, C3 के सापेक्ष हम इसका मान निकालने की कोशिश करेंगे। और वो कैसे निकलता है, डेल बराबर 1/2, मापांक लगेगा। अभी सारणिक का ब्रैकेट हटेगा, लेकिन मापांक तो जिंदा है, बाहर वाला जो ब्रैकेट है वो जिंदा है। देखो 1 यहां पर है तो 1 अपन ने लिखा, 1 का गुणा किसमें, -7 का -7 में, दैट इज 49, -6 का -2 या -6 का 2 में तो -12, तो -12। तो ये मेरे हिसाब से होना चाहिए 50 और 10 60 और 1 61, तो यहां से आएगा 61 डिवाइडेड बाय 2, और यहां ये मापांक का चिन्ह तो है 61/2 इसकी वजह से। अब 61 तो पॉजिटिव है ना, धनात्मक चिन्ह है, इसीलिए डेल का मान 61/2 लिखेंगे। ऋणात्मक को धनात्मक करने के लिए मापांक लगाते हैं, जब ऋणात्मक है ही नहीं तो मापांक का क्या काम। डन है क्या, बस यही तरीका, इसी तरीके से सॉल्व करना और कुछ नहीं। बाकी ये दोनों 0 है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप इसे डायरेक्टली भी ओपन कर सकते थे, चिंता की बात नहीं है। यही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जिसे आप आंसर के रूप में लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 61/2 या 30.5 है। डन है क्या, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं यार। ये गया 3 में से 5, 5 में से 3 गया तो 2, -7 और ये 7 और ये -6, 49 और 6 दूनी 12, बिल्कुल करेक्ट है। डन है, चलो यार आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17, उदाहरण नंबर 17 के बाद उदाहरण नंबर 18 की तरफ। सारणिक का प्रयोग करके 1,3 B0,0 को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए और K का मान ज्ञात कीजिए कि यदि एक बिंदु D K,0 इस प्रकार है कि ABD का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। बढ़िया सवाल है। मैं आपको यहां पर चलो फटाफट, अच्छा रुको, इस जानकारी को अपन काम में लेंगे। अभी अपन पहले इस फोटो को बनाते हैं यार। आपको ऐसा बोला है कि एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल आपको 3 वर्ग इकाई दिया हुआ है। ऐसा
एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 3 वर्ग इकाई। जैसे मान लीजिए ये बिंदु A है, ये B है और ये C है। प्रश्न में आपको ये बोला है कि A नाम का एक बिंदु 1,3 है, तो 1,3 है। दूसरा B नाम का बिंदु 0,0 है, तो B नाम का बिंदु 0,0 है। और C नाम का बिंदु, अच्छा D नाम का बिंदु है, D नाम का बिंदु है K,0। ये D नाम का बिंदु है जिसे K,0 लिखा है। और ये बोला है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो है 3 वर्ग इकाई। तो ये है 3 वर्ग इकाई। और यहां पर एक छोटी सी बात और बोली है कि सारणिक की मदद से आपको AB रेखा का समीकरण भी ज्ञात करना है। सारणिक की मदद से क्या करना है, AB रेखा का समीकरण भी ज्ञात करना है। अब ये कैसे, जैसे मान लो ये B से A को जोड़ा ना, तो ये जो रेखा है इस रेखा का समीकरण भी आपको सारणिक की मदद से ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, 1 बाय 1 आप फटाफट सोचिए कैसे करेंगे। इसे मैंने A कह दिया, फटाफट सोचो कैसे कर सकते हो। तो देखो, अगर मैं AB रेखा के बारे में बात करता हूं तो मान लेता हूं एक C नाम का बिंदु है जो AB रेखा पर स्थित है। मैंने क्या माना, सबसे पहले एक माना एक बिंदु C है, माना C, जिसे मैं H, K कह सकता हूं। H, K AB रेखा पर स्थित है। कहां पर, AB पर स्थित है। अब ये C कहां स्थित हो सकता है, तो कहीं भी स्थित हो सकता है जहां इसका मन करे। B रेखा नीचे भी आ सकती है ना, ऐसा नहीं कि ऊपर ही आएगी। मैंने मान लिया कि C बिंदु जो है वो यहां कहीं स्थित है, कहीं भी हो सकता है। और जो बिंदु कहीं भी हो सकता है वो AB रेखा का समीकरण हमेशा संतुष्ट करेगा। अगर ऐसा है तो क्या आप बोल सकते हैं कि त्रिभुज A, B और C संरेख है? हाँ जी, बिल्कुल संरेख है। तो इनके द्वारा बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या मैं पहली चीज यहां पर लिख सकता हूं कि चूंकि A, B, C संरेख है, इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 होगा। संरेख का मतलब तो ये होता है, अपन ने इस टॉपिक को देखा है। और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 3 बिंदु x1, y1, x2, y2, x3, y3 दिए हो तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं कि भाई साहब ये चीज 0 है। अगर संरेख है तो मतलब x1, y1 0 या x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1, x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1। अब जिसे आप x1, y1 मानो उसे मान सकते हो। जैसे मान लो आपने इसे एक या a को x1, y1 मान लिया, इसे मान लिया x1, y1, इसे मान लिया x2, y2 और तीसरा h, k। तो आपको यह पता है कि इस केस में x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1, ये 0 होना चाहिए। इट मींस यहां पर x1, y1 मतलब 1,3, 1, उसके बाद ये 0, 0, 1 और यहां पर h, k और ये 1, 0 होगा। अब किसी भी सारणिक को आप किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के सापेक्ष खोल सकते हैं। उस पंक्तियों या उस स्तंभ के सापेक्ष खोलिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा 0 है। मतलब आप ये वाली जो पंक्ति है R2 के सापेक्ष इसे खोलिए। किसके? R2 के सापेक्ष, R2 के सापेक्ष मैं इसका प्रसार करूंगा। अगर R2 के सापेक्ष प्रसार करूंगा तो मैंने आपको बताया था कि जब हम सारणिक को हल करते हैं तो एक चिन्ह का बेसिकली लोचा होता है कि कहां कहां कौन सा चिन्ह रखा जाएगा। दैट मीन्स आप सबसे पहले वाले में प्लस, अगर आपको याद हो तो यार, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लिखते हैं। मतलब अगर आपने R2 का चयन किया है,
R2 मतलब ये वाली पंक्ति। तो जब इसका चयन करेंगे तो पहले अवयव के आगे जीरो माइनस लगाएंगे, दूसरे के आगे प्लस लगाएंगे। हमारी किस्मत से पहला और दूसरा अवयव दोनों 0 0 है, इतना है। अगर दोनों 0 0 है तो सिर्फ तीसरे वाले के बारे में बात करनी है, मतलब इसका जो मान है वो 1 के आगे माइनस लगाओ, लगाया। अब उसके बाद इस 1 को, 1 की पंक्ति और इसके स्तंभ को भूल जाओ, भूल गए। अब जो बचा है एक, ये 1 बचा, इसका k में गुणा करो तो 1 गुणा k, माइनस h का 3 में गुणा करो 3 गुणा h। बस यही इस सारणिक का मान है जो कि 0 है ना। बाकी दोनों अवयव जितने भी थे, बाकी दोनों अवयव जो है R2 के वो 0 है, इसलिए उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमने R2 का चयन किया क्योंकि उसमें बाकी सारे अवयव जो है वो 0 है। तो यहां से आपको मिलेगा सीधा सीधा k माइनस 3h बराबर 0। अच्छा, ये वाला k और ये वाला k अलग है, तो इसे h कॉमा k की जगह अगर कंफ्यूजन होता हो तो मैं इसे अल्फा कॉमा बीटा लिख देता हूं यार, थोड़ा ठीक रहेगा। थोड़ा सा ठीक ये रहेगा कि मैं इसे c को अल्फा कॉमा बीटा मान लेता हूं, क्योंकि k प्रश्न में ऑलरेडी दिया है, तो हो सकता है आप उससे थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। अपन ने इसे अल्फा कॉमा बीटा मान लिया। अगर ऐसा है तो यहां अल्फा और यहां बीटा आएगा, तो यहां पर बीटा और यहां अल्फा आएगा। तो आपको यहां पर जो समीकरण मिलेगा वो मिलेगा बीटा माइनस 3 अल्फा बराबर 0, या फिर बीटा बराबर 3 अल्फा। और यही समीकरण है बेसिकली कि जो भी इस रेखा पर स्थित होगा उसका y निर्देशांक बीटा x निर्देशांक का ट्रिपल होगा। ऐसा जब भी आप करते हैं तो आखिरी में दूसरे वाले निर्देशांक को y से और पहले वाले को x से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां जो समीकरण बनेगा वो बनेगा y बराबर 3x। ये आपका आंसर है पहले पार्ट का। ये क्या है? ये इस रेखा का समीकरण है, जिसे आप लिख सकते हैं कि रेखा जो है वो y बराबर 3x या y माइनस 3x बराबर 0 है। कितनी? y बराबर 3x इस रेखा का, AB रेखा का समीकरण है। जो भी इस रेखा पर होगा उसका निर्देशांक किसी प्रकार से संतुष्ट होगा। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट यहां पर यह बोला है इस प्रश्न में कि उसके बाद आपको इस k का मान निकालना है, ताकि जो क्षेत्रफल है वो 3 इकाई है। तो अगर मैं k का मान निकालने जाऊं तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो हमको पता ही है। 2 बिंदु तो हमारे पास थे। क्षेत्रफल क्या होता था? क्षेत्रफल A, B और D। ABD का क्षेत्रफल कैसे आएगा? 1/2 x1 y1 और उसके बाद 1, यहां पर x2 y2 1, x3 y3 और 1, और जो भी मान आएगा उसका मैं धनात्मक मान लूंगा, है ना। और मुझे प्रश्न में x1 y1 की जगह पर तो मैंने क्या माना है? 1,3, x2 y2 की जगह 0,0, और इसे अपन d को x3 y3 मान लेते हैं। इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां से ये तो दिया है, देखो 3 के बराबर दिया है प्रश्न में। 1/2, यहां 1, 3, 1, 0, 0, 1, और यहां पर k 0, 1। आखिरी में तो सब में 1 1 ही लगाना है। ये 2 का यहां गुणा किया, ठीक है। तो देखो क्या आता है? 6 बराबर मापांक। अब आपको पता है कि अपन कैसे इसका गुणा करेंगे, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। इस R2 के सापेक्ष निकालेंगे। बाकी सब तो 0 है, 1 वाला कैलकुलेशन बचा है, बस 1 गुणा इसका इसमें किया तो 0, इसका इसमें गुणा किया तो 3, तो 0 माइनस 3, साथ में k, 3k, ठीक है। तो आपके सामने जो समीकरण बना वो कुछ ऐसा बना। 6 बराबर माइनस 3k का मापांक। अब चाहे माइनस 3k का मापांक हो या प्लस 3k का मापांक हो, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि यदि मापांक x बराबर a है तो इसका मतलब x बराबर प्लस माइनस a होना चाहिए। बस a एक अऋणात्मक संख्या होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो मैं लिख सकता हूं कि -3 बराबर या -3k बराबर प्लस माइनस 6। सही बात है। तो 2 केस मिलेंगे, एक तो -3k बराबर 6 या फिर -3k बराबर -6।
इसको इससे भाग दिया तो k बराबर -2 या फिर k बराबर 2। तो आप k के 2 मान निकाल सकते हैं, k बराबर 2 या k बराबर -2। तो आंसर इस केस में k का मान 2 और -2 दोनों हो सकता है। डन है? लिख लीजिए अगर चाहे तो। अगर आपको पहला वाला भाग देखना है तो पहला वाला भाग ये है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सरल रेखा का समीकरण जब भी निकालने का बोले तो 2 बिंदु ले लो और तीसरा बिंदु अल्फा कोमा बीटा, और चूंकि तीनों संरेख है, आप ये वाला सूत्र लगा सकते हैं, सारणिक का मान 0 रख सकते हैं। मतलब आप सारणिक से भी रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। आप इस वीडियो को मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर भी देख सकते हैं। आप इस वीडियो को मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और हिंदी माध्यम के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर यदि देख रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, गूगल पर लिखना है www.magnetbrains.com। आप वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर आपको कोई पैसा नहीं देना है। आपको सीधा सीधा हिंदी माध्यम सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसमें अपनी कक्षा 12वीं का चयन करके गणित विषय का चयन करना है। बाकी विषय भी यहाँ पर है। आपने जैसे ही गणित विषय का चयन किया, आपके सामने गणित विषय की किताब खुल जाएगी। उसमें बहुत से अध्याय हैं, जो अध्याय आपको पढ़ना है उस अध्याय पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस अध्याय पे क्लिक करेंगे, आपके सामने उस अध्याय का जो भी जितने भी टॉपिक हैं वो सारे लिखे हुए आ जाएंगे। जिस टॉपिक पे आप क्लिक करेंगे उसके सारे वीडियो आपके सामने, उसका वीडियो चलना शुरू हो जाएगा। इतनी सी बात है। बाकी अगर आप 7वीं से लेकर 12वीं तक है तो आपको मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल आपकी पूरी पढ़ाई, आपके स्कूल का एक एक प्रश्न, एक एक सवाल, एक एक किताब पूरी तरह से फ्री पढ़ा रहा है। इसके लिए किसी भी स्टूडेंट को कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको इस चैनल को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, और आने वाले वीडियो और पुराने वीडियो सारे एक बार जरूर देख लीजिए। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।